हमारे देश में 17 से 24 साल के लगभग 21 करोड़ युवा हैं, जबकि सेना के 3 अंगों थल, जल और वायु में रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख के आसपास है। यानी इस हिसाब से देखें तो सेना की एक नौकरी के लिए हमारे देश में 17 से 24 साल के 1400 युवा योग्य हैं। अब अगर हम ये मान लें कि इसमें से 1/3 युवा भी सेना में जाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से सेना की हर नौकरी के लिए 466 लोगों की लंबी लाइन होगी। सरकार ने नई अग्निपथ स्कीम यानी योजना को लॉन्च की है। इस स्कीम में तीनों सेनाओं में केवल 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती कर वापस घर भेज दिया जाएगा। हम अपने देश की सरकारों से एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार सेना के जवानों को पेंशन नहीं देना चाहती, तो ठीक है, लेकिन हम सरकार से ये भी कहेंगे कि वो नेताओं को पेंशन देना भी बंद कर दे। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पेंशन दी जाती है। 2018 में हमारे देश के पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पेंशन देने पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा हमारे देश में विधायकों को भी पेंशन दी जाती है। हालांकि ये आंकड़ा अभी नहीं है कि कितने करोड़ दी गए। मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी और इस कविता का शीर्षक था अग्निपथ, जिसमें बताया गया था कि जीवन संघर्ष का ही नाम है। इस संघर्ष से घबराकर कभी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज सेना की सैलरी और पेंशन को लेकर भारत और दुनिया के बाकी देशों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल का क्या कहना है पेंशन को लेकर, वो सुन लीजिए। और आप कहते हैं कि सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स में प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी कोई बात है क्या? और एक बात बताइए, 11 लाख आपको देंगे, आप 11 लाख, तो भाई डियरनेस अलाउंस का क्या होगा, ग्रेचुइटी का क्या होगा, मेडिकल इंश्योरेंस का क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आए 1 रैंक 1 पेंशन कहकर, अब तो ना रैंक है ना पेंशन है। अगर मैं कोई MP MLA बनता है एक दिन के लिए तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलता है। और जो देश की सुरक्षा के लिए 1 लाख वैकेंसियां हमारे पास, 1 लाख। चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, हर जगह पर हमको तकालीफ है, और आप देश की सुरक्षा से मजाक बनाकर रख दिए उसको। क्यों कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? ये फैसले को वापस लेना चाहिए। देश के हित में नहीं है, बल्कि ये देश को नुकसान पहुंचाएगा खुदा ना खास्ता। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई जाता है तो वो तो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है ना, वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो तो मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं वो लोग देश के लिए, और 4 साल के बाद उनको आप क्या करेंगे, वो क्या करेगा? तो ये गलत फैसला है, ये गुस्सा है। और हम प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि जिस तरह उनकी सरकार ने गलत फैसला लिया था लैंड लॉज में और फार्म लॉज में, उसको वापस लिया जाए। उसको वापस ले लीजिए, आप खत्म करिए। ये आपकी गलती से हो रहा है। क्यों आप धोखा दे रहे हो नौजवानों को? आज 8% अनएम्प्लॉयमेंट भारत में है, 5 में से 1 ग्रेजुएट को नौकरी मिलती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने तीनों चीफ्स की, आर्मी चीफ की, नेवल चीफ की, एयर चीफ की प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से हर शब्द को सुना। मुझे साफ तौर पे नजर आया कि जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो वास्तव में गवर्नमेंट के जो विचार हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज दर्शाती थी कि शायद उनको खुद भी इसमें कन्विक्शन नहीं है। जो आदमी सिर्फ केवल 4 ही साल के लिए आएगा और उसको रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशनी बेनिफिट्स भी नहीं है, वो क्यों अपनी जान हथेली पर रखेगा एज अगेंस्ट अ रेगुलर सोल्जर? एक अच्छा सिपाही बनने के लिए 7-8 साल लगते हैं, तो ये तो अच्छा सिपाही सैनिक बनने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में इनकी किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं होगी कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सॉवरेनिटी के लिए अपनी जान को हथेली पर रखें। अग्निवीरों का सवाल है कि एक विधायक या सांसद जितनी बार चुना जाता है उसे उतनी बार पेंशन दी जाती है, लेकिन जो आर्मी का बंदा है वो 4 साल के लिए बना, उसके लिए पेंशन नहीं। तो क्यों? 4 साल नौकरी से आने के बाद क्या करेंगे? वो दिहाड़ी मजदूरी करेगा क्या? जो सेना की नौकरी 15 साल की थी उसे अब 4 साल कर दिया गया है, यानी 15 साल पहले थे, अब 4 साल। हालांकि इस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि विधायक और सांसद की जो पेंशन है वो मात्र 1800 से 1500 रुपए है, जबकि अग्निवीर जब 4 साल बाद आएंगे तो उन्हें 12 लाख रुपए लगभग 4 साल की नौकरी के बाद मिलेगा। यानी 24 साल की उम्र में उसके पास 12 लाख रुपए होगा। साथ ही में सेना का सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग भी, सेना का ठप्पा भी होगा। सेना में सर्विस करके आया है, इसके बाद उसके पास पूरा जीवन है कि वो अपने जिंदगी में इसके बाद कुछ भी कर सकता है। सरकार ये अपने तरफ से हवाला दिया। आपको बता दें कि सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा के वक्त उम्र की सीमा 21 साल रखी थी। विरोध के बाद इसे 23 साल कर दिया गया है।
लेकिन ये उम्र में छूट सिर्फ इसी साल के लिए दी गई है। हालांकि कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है। इस साल 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती होगी, इसके बाद फिर से इस साल के बाद 21 साल ही रहेगा। अग्निपथ योजना के तहत भारी विरोध के बीच यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस योजना में पेंशन को लेकर विवाद क्यों है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट से मिले डेटा का विश्लेषण करने पर कुछ रक्षा बजट में पेंशन और सैलरी की हिस्सेदारी स्पष्ट हो जाती है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर योजना जो लागू होने के बाद रक्षा खर्च में पेंशन की हिस्सेदारी बढ़ी है। भविष्य में यह स्थिर हो सकती है, यानी रुक भी सकती है, लेकिन इसमें अभी बढ़ोतरी हुई है। आधा रक्षा बजट सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है। 2013 और 14 और 2002 से 23 के बीच में भारत का जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के दोगुने हो जाकर बढ़कर अब 237 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इस अवधि के दौरान रक्षा खर्च डबल हो गया। हालांकि बजट में सैलरी का शेयर स्थिर बना रहा। वहीं ओआरओपी योजना लागू होने के बाद पेंशन खर्च बढ़ गया। इस योजना का लाभ 1 जुलाई 2014 से मिल रहा है। 2013 से 14 के बीच में सैलरी और पेंशन खर्च कुल रक्षा बजट 42.2%, लेटेस्ट बजट की यह हिस्सेदारी 48.4% तक पहुंच गई। सेना की हिस्सेदारी नेवी और आईएएफ से ज्यादा है। अगर इसकी बात करें तो चूंकि कुल रक्षा नियुक्ति में सेना का शेयर नेवी और एयरफोर्स से काफी ज्यादा है, ऐसे में पेंशन और सैलरी भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखती है। 2022 से 23 बजट में पेंशन और सैलरी दोनों में सेना की हिस्सेदारी 86% और 79% थी। पेंशन खर्च और सैलरी की अगर दोनों के बीच बात की जाए तो 2013 से 14 में सेना का पेंशन पर खर्च सैलरी का 82.5%। ओआरओपी प्रभावी होने के बाद 2020-21 में सेना का पेंशन बिल खर्च बढ़कर 125% हो गया। हालांकि इसके बाद यह कम हुआ। कोविड के कारण नियमित भर्ती नहीं रुकी होती तो यह घटता भी, क्योंकि तब वेतन खर्च बढ़ जाता। नेवी और एयरफोर्स के केस में भी ऐसा ही होता कि उसमें भी बढ़ोतरी कम होती। क्या देश में सेना की पेंशन का बोझ इतना ज्यादा भारी है, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। हाल के कुछ वर्षों में यह तर्क दिया जा रहा है कि सेना को पेंशन की समस्या है। 2020 में एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि 32 लाख रक्षा पेंशन भोगी हैं, जिसमें सालाना लगभग 55,000 जुड़ते हैं। 2010 से 11 में पेंशन खर्च कुल खर्च का 19% था। नवंबर 2015 में ओआरओपी पेंशन पास किया गया था। 2020-21 तक पेंशन खर्च बढ़कर 26% हो गया। बढ़ती हुई पेंशन का नतीजा ये हुआ कि नए उपकरण खरीदने के खर्च में कमी हो गई, यानी नए हथियार नहीं खरीदे गए, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। अनुमान है कि देश में 5.2 लाख करोड़ के कुल रक्षा बजट में ये करीब आधा तो वेतन और पेंशन पर खर्च हो जाता है। इस खर्च को अगर कम किया जा सके तो सेना हथियारों की खरीद और आधुनिकीकरण पर खर्च बढ़ा पाएगी। सेना में अभी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है, जिसमें पेंशन पूरी तरह से सरकार द्वारा अदा की जाती है, जबकि 2004 के बाद केंद्रीय कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लागू हो चुकी है। नई पेंशन योजना में कार्मिकों के वेतन से राशि की कटौती होती है और उसके ही बाद में वो पेंशन के रूप में उसे दिया जाता है। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल की उम्र में 46,000 लोगों की सेना में भर्ती की जाएगी। ये लोग सिर्फ 4 सालों तक सेना को अपनी सेवाएं देंगे। इस अवधि में 6 महीने का प्रशिक्षण भी शामिल होगा। इन 4 सालों में अग्निवीर बुलाए जाने वाले इन सैनिकों को 30,000 से 40,000 रुपए का वेतन मिलेगा। 4 सालों के बाद इसमें से सिर्फ 25% सैनिक अस्थायी हो पाएंगे और वे गैर अधिकारी रैंकों पर 15 साल तक सेवाएं देंगे। बाकी 75% नौकरी छोड़नी पड़ेगी। 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। 11.71 लाख टैक्स फ्री सेवा पैकेज दिया जाता है, जो उनके वेतन से कटा हुआ होगा। इनकी पेंशन सुविधाएं नहीं दी जाएगी। मतलब इतने लाख उनको दिया जाएगा, लेकिन पेंशन नहीं दिया जाएगा। देश में अभी तकरीबन 24 से 25 लाख पूर्व सैनिक होने का अनुमान है। हर साल 3 सेनाओं से 60 से 70 हजार जवान रिटायर होते हैं। आमतौर पर 38 से 42 साल की उम्र में ज्यादातर जवान रिटायर हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी निर्भरता पेंशन पर ही रहती है। रक्षा क्षेत्र को होने वाले आवंटन का एक हिस्सा पूर्व सैनिकों की पेंशन पर ही खर्च होता है, यानी पेंशन इतने मात्रा में दी जाती है। सेना में अभी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है, जिसमें पेंशन पूरी तरह से सरकार द्वारा अदा की जाती है। आपको बता चुके हैं कि 2004 के बाद नई पेंशन योजना में कार्मिकों को की राशि में कटौती हुई और उसे ही पेंशन के रूप में दिया जाता है।
2023, 2022 और 23 में रक्षा बजट से तीनों सेनाओं को दिए जाने वाले वेतन और पेंशन में कुल योगदान में से थल सेना का हिस्सा 79% रहा और 86% वेतन का रहा। 2013-14 में थल सेना पेंशन पर खर्च किया वेतन का खर्च धनराशि 82% तक था। अब दुनिया के बाकी देशों में सेना की सैलरी और पेंशन की अगर बात करें, उसे लिस्ट के अनुसार से देखें तो वो कुछ इस तरह से नजर आते हैं। सैलरी और पेंशन पर अमेरिका और चीन के आंकड़े सबसे ज्यादा और कम है। सैलरी और पेंशन पर अमेरिका चीन के आंकड़े को अगर देखें कि कितना खर्च करते हैं तो इटली 65.7%, जबकि कनाडा 49.4%, भारत 48.4%, तुर्की 46.8%, फ्रांस 45.8%, जर्मनी 44%, अमेरिका 38.6%, पाकिस्तान 37%, यूके 34.5% और चीन 30.8% खर्च करता है। नाटो और स्वायत्त संस्था MPIDSA के लिए डेटा के विश्लेषण से साफ है कि भारत का सैलरी और पेंशन पर खर्च काफी ज्यादा है। अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश में भी सैलरी और पेंशन पर अपने डिफेंस बजट का काफी कम हिस्सा खर्च करते हैं। कुल रक्षा बजट में कार्मिक व्यय का शेयर ग्राफिक के जरिए आप समझ सकते हैं कि इसके ग्राफिक में क्या क्या है। अगर दुनिया में रक्षा बजट का अगर देखें कि दुनिया में हमारे देश की अपेक्षा और किन किन देशों में रक्षा बजट कितना है, तो अमेरिका 1996 में 3.6% था और 2001 में 3.1, 2011 में 4.8 और 2021 में 3.5 रखा। चीन 1996 में 1.7, 2001 में 2, 2011 में 1.7 और 2021 में 1.7 रखा। बांग्लादेश 1.5 1996 में और 2001 में 1.3, 2011 में 1.4, 2021 में 1.3%। भारत 1996 में रक्षा बजट में 2.5% शेयर, 2001 में 2.9%, 2011 में 2.7 और 2021 में 2.7% रखा। पाकिस्तान 1996 में 6, 2001 में 3.9, 2011 में 3.3, 2021 में 3.8। यूके 1996 में 2.7, 2001 में 2.4, 2011 में 2.5 और 2021 में 2.2। रूस 1996 में 3.8 और 2001 में 3.5, 2011 में 3.4 और 2021 में 4.1 अपने रक्षा बजट को रखा था। ये जीडीपी के हिसाब से प्रतिशत रेट है कि कितने जीडीपी का पूरा प्रतिशत जीडीपी के कितने हिस्से को उसने रक्षा बजट के लिए दिया था। पिछले कुछ दशकों में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अपना रक्षा खर्च बढ़ाया, लेकिन जीडीपी के शेयर के तौर पर आंकड़े देखें तो यह स्थिति दिखाई पड़ता है। उदाहरण के तौर पर चीन ने पिछले दशक में अपनी सेना पर खर्च को दोगुना कर दिया, लेकिन देश की जीडीपी में शेयर को समझे तो यह पहले के स्तर पर ही दिखाई देता है, यानी कम रहा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का रक्षा बजट जीडीपी के शेयर के हिसाब से घटता जा रहा है, यानी वो सेना पर खर्च को कम करते हैं, जीडीपी पे भी। ये तो पेंशन और सैलरी पर भारत के अलावे दुनिया की बात हुई, पर अग्निपथ योजना को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो सुनिए। क्या अग्निपथ योजना को फेल्योर बता रहे हैं एक्सपर्ट? उसे कह रहे हैं कि ये स्कीम सही नहीं है क्योंकि युवाओं पर इसका और देश पर भी, राष्ट्र हित में भी बुरा असर पड़ेगा। देखो, ये जितना पहली बात है, ये जो नई स्कीम है ये कह रहे हैं क्रांतिकारी स्कीम है। अगर क्रांतिकारी स्कीम इतने बड़े पैमाने पर लाना चाहते हैं तो पहले इसका ट्रायल एवेल्युएशन होना चाहिए था। इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन होनी चाहिए थी। इसके ऊपर ना तो कोई ट्रायल एवेल्युएशन हुआ है, ना ही कोई डिस्कशन हुई है। और मेरे मुताबिक ये स्कीम जो है बहुत ही बदतर है। इससे हिंदुस्तान की सेना जो है वो जो है काफ़ी से ज़्यादा कमज़ोर पाई जाएगी। अगर आप हिंदुस्तान का आज़ादी से पहले का 1000 साल का इतिहास देखो तो केवल डिफीट और डिफीट दर्शाता है। जो भी हमारे लैंड बॉर्डर्स है हमको पछाड़ के चला गया, जो भी समुद्री मार्ग से हमको पछाड़ के चला गया। आज़ादी के बाद हमने 5 लड़ाइयाँ लड़ी, 4 पाकिस्तान के खिलाफ और 1 चाइना के खिलाफ। चाइना के साथ हम लड़ाई हारे, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल वालों की स्टूपिडिटी की वजह से। 4 लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ हमने बड़ी आसानी से जीती क्योंकि मैन बिहाइंड द मशीन जो था वो बड़ा वेल ट्रेंड था, उसकी लीडरशिप बड़ी अच्छी थी, उसका मोरल मोटिवेशन बड़ा अच्छा था, कॉज फॉर विच ही वाज फाइटिंग बहुत अच्छा था। इस तमाम चीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर ये जो स्कीम है
बेकार कर देगी। डेटा बताते हैं कि भारत में वेतन और पेंशन पर होने वाले खर्च की तुलना में दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का खर्च काफी कम है। मसलन जहां भारत में रक्षा बजट 48.4% हिस्सा वेतन और पेंशन में जाता है, वहीं यूके में यह 34.5%, चीन में 30.8%। रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में खर्च होने के मामले में सबसे ऊपर इटली है, जो करीब 65.7% हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च करता है। इस सूची में भारत का स्थान तीसरा है, दूसरे स्थान पर कनाडा है। सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा एज लिमिट 21 से 23 साल बढ़ाने के बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा की आंच यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान समेत 13 राज्यों में पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा बवाल बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। बिहार के 12 जिलों में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। कई जगहों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी, बिहार और तेलंगाना में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें फूंक दी। कई जगह रेलवे ट्रैक और सड़क पर भी जाम कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है पेंशन योजना। तो अगर इस स्कीम में तीनों सेनाओं में केवल 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती कर वापस घर भेज दिया जाएगा, पेंशन नहीं दिया जाएगा, तो यही विवाद का जड़ बन रहा है कि पेंशन क्यों नहीं। देश की सरकारों को चाहिए कि वो नेताओं को पेंशन देना भी बंद कर दे। सिर्फ 2018 में पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पेंशन 70 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा हमारे देश में विधायकों को भी पेंशन दी जाती है, लेकिन सैनिकों को, अग्निवीर को पेंशन देने को लेकर विवाद है। तो ऐसा क्यों? ये सवाल भी सरकार से युवा चाहती है, लेकिन देखना होगा कि आगे सरकार इस पर क्या कदम लेती है। विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।